दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने आज यानी कि मंगलवार को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया समेत बिहार के यानी कि उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी किया गया है। जहां वहीं बिहार के पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, नालंदा, अरवल, कैमूर और बेगूसराय जिले में भी गरज के साथ बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 18 जुलाई की रात से ही मानसून फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके कारण बिहार में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही साथ किसानों को धान रोपनी करने में मदद मिलेगी। दरअसल बिहार में इस साल सामान्य से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और बिहार के किसान रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। कम बारिश की वजह से धान समेत खरीफ की खेती बहुत कमजोर पड़ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, बांका समेत 9 जिलों के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को कृषि यंत्र मरम्मत करने का फ्री प्रशिक्षण देगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर, बांका, कटिहार, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा जिलों के इच्छुक किसानों को कृषि यंत्र की मरम्मत के लिए नियमित स्वरोजगार एवं कौशल विकास के लिए 26 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस प्रशिक्षण के बाद किसान अपने इलाकों में कृषि यंत्र का मरम्मत कर सकेंगे, जहां इससे किसानों को आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और फिर आसपास के किसानों को कृषि यंत्रों के मरम्मत के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं कि प्रशिक्षण कहां पर होगा। तो समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए किसानों का प्रशिक्षण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में होगा, जबकि भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, बांका और मधेपुरा के किसान का प्रशिक्षण बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में होगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के लिए आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में आईएएस में सफल हुए बिहार के 10 अधिकारियों को होम कैडर मिला है। आपको बता दूं कि इन 10 अधिकारियों में से 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को पटना, भागलपुर, नवादा, दरभंगा समेत 10 जिलों में तैनात किया गया है। खबर के अनुसार उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चरण 1 का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन सभी आईएएस अफसरों को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। आपको बता दो कि नए आईएएस अधिकारी जिलों में सहायक समाहर्ता, सहायक दंडाधिकारी के रूप में काम करेंगे। वहीं साल 2021 में टॉपर बिहार के शुभम की पहली पोस्टिंग औरंगाबाद जिले में की गई है। ये भी सहायक समाहर्ता, सहायक दंडाधिकारी के रूप में काम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, मुंगेर समेत बिहार के सभी जिलों में युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। खबर के अनुसार वर्तमान समय में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या 9150 है। यह सरकार इसकी संख्या में 10 से 12% सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ नए सब्जेक्ट को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। जब वहीं राज्य के यानी कि बिहार के कुछ चुनिंदा पॉलिटेक्निकल संस्थानों में से भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने फूड प्रोसेसिंग विषय में 60 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द इनकी भी संख्या बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, दरभंगा, नालंदा समेत 38 जिलों के छात्रों को नीतीश सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा सभी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलेगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पास होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आप 1 अगस्त तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि कल पूरे देश भर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। यह खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। उनके विधायक वोट भी डाले, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए वोट नहीं डाल पाए। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद के साथ साथ सभी राज्यों के विधायक वोट देते हैं और राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं और वे इनमें एमएलसी वोट नहीं डालते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, संतोष मांझी, मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, जनक राम आदि भी एमएलसी सदस्य हैं और ये भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। दोस्तों किस्मत भी लोगों के साथ अजीब अजीब से खेल खेलती है। कुछ लोग लॉटरी जीतने के लिए न जाने कितने जनक करते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता है, और कुछ लोग मजबूरी में लॉटरी खरीदते हैं तो करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है केरल राज्य के कोट्टायम के रहने वाले सदानंदन के साथ, जहां सदानंदन ने 500 रुपये का खुला कराने के लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। सदानंद सिर्फ खुला कराने के लिए 500 रुपये के खुला कराने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदा था और कुछ घंटों के बाद पता चला है कि वे करोड़पति बन गए हैं। दरअसल आपको पूरी बात बता दूं कि सदानंदन सुबह के समय सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। जब उनके पास 500 रुपये का नोट था, उसके छुट्टे कराने के लिए उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। उसके बाद सब्जी खरीद करके वे घर चले जाते हैं। जब कुछ घंटे के बाद उन्हें पता चलता है कि उसका जैकपॉट लग गया है और 12 करोड़ रुपए जीत गए हैं। जब वैसे तो सदानंदन लंबे समय से लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे, लेकिन कभी भी उनकी किस्मत इतनी मेहरबान नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। जब सदानंदन पिछले कई सालों से लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें बम्पर इनाम मिला है। उन्होंने केरल सरकार की क्रिसमस न्यू ईयर लॉटरी का टिकट खरीदा था और वह 12 करोड़ रुपए जीत लिए। आपको बता दूं कि सुबह के समय सब्जी खरीदने के लिए निकले सदानंद के पास 500 रुपये थे और उसका खुल्ला नहीं था। उन्होंने बताया है कि वे एक मीट की दुकान की तरफ जा रहे थे और नोट का छुट्टा कराने की कोशिश कर रहे थे, और जब छुट्टा नहीं मिला तो फिर उन्होंने लॉटरी टिकट खरीद डाली और उसका जब नतीजा सामने आया तो फिर वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ है कि वे अब करोड़पति बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदानंद को टैक्स काटने के बाद लगभग 7 करोड़ 39 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो भाजपा नेताओं के गले नहीं उतर रही है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहकर के विवाद खड़ा कर दिया था। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विधानसभा से अपना वोट डाल करके बाहर निकल करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को लेकर के कहा कि वे जब मंत्री नहीं बने थे तब हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि अब उनका वहां मन नहीं लग रहा है, वे आरजेडी में शामिल कर ले। अब वे क्या बोलेंगे? आपको बता दूं कि मूर्ति वाले बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि ये पिछड़ी जाति की महिलाओं का अपमान है और इसके लिए तेजस्वी यादव को सभी से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर अब सीधे तौर पर दिखने लगा है। जब बिहार जैसे राज्य में मानसून की वर्षा प्रभावित हो रही है, देश में कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात है, तो फिर कई जगहों पर बारिश की भी कमी की वजह से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। इनमें बिहार भी शामिल है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 38 में से 36 जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। मानसून सीजन में बिहार में 1017 मिलीमीटर बारिश का मानक है और इस दौरान 55 से 60 दिन बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष अभी तक बिहार में बारिश बहुत कम देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से 14 जुलाई तक 324 मिलीमीटर सामान्य बारिश का मानक है, लेकिन अभी तक मात्र 193 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 40% कम है। बिहार में पिछले 3 साल से बारिश की स्थिति अच्छी रही थी, लेकिन इससे पहले 2017 और 2018 में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण भागों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सिसवन में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन गोपालगंज जिले से जो खबर सामने आई है वह कानून की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। यहां आयकर विभाग के सहायक आयुक्त शराब की खेप के साथ पकड़े गए हैं। बिहार यूपी सीमा पर ड्राइवर के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे कि सहायक आयुक्त को 8 पेटी विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया है। दरअसल गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इसी दौरान टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। ये कार्रवाई गोपालगंज के कुचायकोट थाना के बलथड़ी चेक पोस्ट
पोस्ट पर की गई है। गिरफ्तार सहायक आयुक्त की पहचान दिल्ली में कार्यरत राजेश के रूप में की गई है। शराब किसी सामान्य गाड़ी से नहीं बल्कि भारत सरकार की लिखी हुई गाड़ी से सप्लाई किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जब्त शराब दिल्ली से छपरा भेजी जा रही थी, तभी यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान वर्तमान हालात में राष्ट्रपति की भूमिका की चर्चा की। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू पर बयान दिया, साथ ही उन्होंने बड़ी बात कह डाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान में देश में अराजकता का माहौल है, नफरत परोसा जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, सारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में जरूरत मजबूत राष्ट्रपति की है। हम इंतजार कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कुछ बोले, राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या करेंगी, लेकिन हमने तो कुछ सुना ही नहीं है। यशवंत सिन्हा जी ने तो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थी। आज की स्थिति में राष्ट्रपति पर ही उम्मीद की टिकी है। यह हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध द्रौपदी मुर्मू से नहीं है, लेकिन एक वोटर के नाते तो हमारा अपेक्षा होगी ही। महिलाओं के सम्मान की बात करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को महिलाओं का सम्मान करना आता है क्या? जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात थी, तब बीजेपी के लोग ने विरोध क्यों किया था? तो दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई है। बिहार में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई है। इसके पैक और बोतल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। इन पर अब 5% जीएसटी देकर के ग्राहकों को खरीदारी करनी पड़ेगी। अब आपके जेब और भी ढीला होगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरे के लिए भी 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा मोदी सरकार को। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरे पर 12% की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गई है। अभी इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहीं बिना ब्रांडेड वाले उत्पादनों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। यहीं पर नहीं, डिब्बा या फिर पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही ट्रेटा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली संकट पर बिजली कंपनी और एनटीपीसी आमने सामने आ गई है। एक और बिजली कंपनी ने कहा है कि एनटीपीसी की उत्पादन इकाइयां बंद होने के कारण बिहार को कोटा के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण बिहार में लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। दूसरी ओर एनटीपीसी ने कहा है कि बिहार की ओर से एक दिन में 12 से 16 घंटे तक 55% से कम बिजली ली जा रही है। कम मांग के कारण उत्पादन इकाइयों में खराबी आ रही है, जिससे बिजली घरों को बंद करना पड़ रहा है। जब बिजली जनरेशन कंपनी के एमडी महेंद्र कुमार ने कहा कि एनटीपीसी की ओर से बिजली नहीं लेने की बात बेमानी है। नवीनगर यूनिट से बाहर का कोटा मात्र 10% है, तो फिर रेलवे के हिस्से में 90% बिजली है। 10% के लिए हम पूरी बिजली लेने को बाध्य नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों और युवाओं के लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 7 राज्यों से की जाएगी। इस योजना को लेकर के श्रम संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि जिस राज्य के शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होगी वहां पर सेंटर को खोला जाएगा, ताकि वहां रहने वाले मजदूरों को रहन सहन में होने वाली हर समस्या का समाधान किया जा सके। ये सेंटर अगले 6 माह में स्थापित हो जाएंगे। इसको लेकर के विभिन्न राज्यों में श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वहां के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करके संबंधित राज्य की वैसे सुविधाओं को भी मजदूरों को दिलाएगी जो किसी भी राज्य के मजदूरों को मिल सकती है। श्रम विभाग ने माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम खोलने के लिए पहले एनजीओ या फिर इंडस्ट्री को पार्टनर बनाएगा, ताकि इसे शुरू करने में विभागीय अधिकारियों की बस निगरानी रहे और वहां इस एनजीओ या फिर इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एमओयू हो। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कल का दिन बेहद खास था। जब कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ, लेकिन बिहार में मतदान की तैयारी के बीच ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में वोट कैसे काम करते हैं और इनकी आंकड़े क्या है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी वोटर होते हैं। बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा मिलाकर के कुल 56 सांसद है। साथ ही यहाँ की विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 है। फिलहाल आरजेडी के अनंत सिंह
अब विधायक नहीं है, लिहाजा कुल विधायकों की संख्या 242 ही है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के एक विधायक के वोट का मूल्य 173 है। इस तरीके से 242 के हिसाब से विधायकों के कुल वोट की वैल्यू 41,866 है। वही राज्यसभा और लोकसभा के हर सांसदों की वोट की वैल्यू देश भर में 700 है। इस आधार पर बिहार के 56 सांसदों को जोड़ दें तो फिर उनकी वोट की कीमत 39,200 है। अब अगर कुल आंकड़े की बात करें तो बिहार के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ साथ विधायकों की वोटों की कीमत की बात करें तो फिर कुल वैल्यू 81,066 तक जा पहुंचती है। जब बिहार में एनडीए की तरफ से फिलहाल बीजेपी के पास 77 विधायक है, जिनके वोटों की कीमत 13,321 है। लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 5 सांसदों को जोड़ दें तो फिर ये कुल वैल्यू 28,721 पहुंचती है। वहीं जेडीयू के 45 विधायकों के वोटों की वैल्यू 7785 है, जबकि लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 5 सांसदों की वोट वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 22,485 पर जा पहुंचता है। उधर आरजेडी के 89 विधायकों और 5 सांसदों की वोट वैल्यू की बात करें तो ये 17,167 है। कांग्रेस के पास बिहार में 4,687 वोट वैल्यू है और माले के पास 2,076 है। इसी तरीके से अन्य दलों के पास भी अपनी अपनी वोट वैल्यू है। बिहार में भी एनडीए का ही पलड़ा अभी भी भारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पार्टी की पतली हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन बिहार का प्लान लेकर के पटना पहुंच रहे हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 और 31 जुलाई को पटना में होंगे और इस दौरान बिहार में बीजेपी पहली बार ऐसा करने जा रही है जो अब देश में कहीं भी नहीं किया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार 7 मोर्चों का एक साथ बैठक आयोजित करने जा रही है। जब देश में पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी के 7 मोर्चा युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST और अल्पसंख्यक मोर्चा के संयुक्त बैठक होगी। इन मोर्चों की कार्य समिति की बैठक एक साथ होने जा रही है। इसमें देश के सभी राज्यों से सभी संबंधित मोर्चे के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे लेकर के पार्टी के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देश भर से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ साथ बैठक को लेकर के स्थान का भी चयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को देखते हुए अलग अलग 24 से कमेटियां बनाई गई है। इनके प्रभारियों की घोषणा पार्टी अगले 1-2 दिन में कर देगी। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना को लेकर के राहत बड़ी खबर सामने आई है। अब नए कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने की मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। आज पटना जिले में 192 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इससे अधिक 208 कोरोना संक्रमितों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही जिले में यानी कि पटना जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घट करके 1094 हो गई है। जहाँ आंकड़े पर गौर करें तो फिर जून में अंतिम सप्ताह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, जब बीते 4 दिनों से संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर तेज हो गई है। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की खुदरा रेट भी जारी कर दिया है। बिहार में ओवरऑल पेट्रोल डीजल आज सस्ता हुआ है। पेट्रोल के रेट में 17 पैसे की कमी आई है तो फिर डीजल में भी 17 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। हालांकि राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल आज महंगा हो गया है। पटना और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 16 जिलों में आज पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है तो फिर वही भागलपुर समेत 18 जिलों में पेट्रोल सस्ता हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लखीसराय में 64 पैसे प्रति लीटर की हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट गया में दर्ज किया गया है, जहां पेट्रोल 56 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। जब पटना में पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल आया है। राजधानी पटना में पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 22 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। वहीं भागलपुर में पेट्रोल की दर में 40 पैसे की गिरावट आई है। अरवल, बेगूसराय, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार जिलों में आज तेल महंगा बिक रहा है। अररिया, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, खगड़िया में तेल आज सस्ता हुआ है। औरंगाबाद, जमुई, कैमूर और शेखपुरा जिलों में दाम कल के स्तर पर आज भी स्थित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नीतीश सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट बढ़ाने का फैसला किया है। जब बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। इंजीनियरिंग में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से 12% सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन सीटों पर कुछ नए सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे इस पर एकेडमिक कमेटी जल्द फैसला लेगी। जहां बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक अगले साल से इंजीनियरिंग की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जब मौजूदा समय में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या 9150 है। इसी तरीके से चुनिंदा पॉलिटेक्निकल संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जैसे फूड प्रोसेसिंग विषय में 60 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है। जब फिलहाल 44 सरकारी पॉलिटेक्निकल संस्थानों में सीटों की कुल संख्या 11,200 है।
दोस्तों, बिहार में सदर अस्पताल की स्थिति सुधरने की बजाय बदहाल होती जा रही है। अब यहाँ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल परिसर में स्थित आईसीयू के बेड में विद्युत करंट यानी कि बिजली प्रभावित हो रही है। ये सब देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। न अस्पताल के उपाध्यक्ष को चिंता है और न ही प्रबंधन को। अधिकारियों की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिला के सदर अस्पताल की। बिहार के औरंगाबाद के बारून प्रखंड के खैरा पंचायत गाँव में स्थित बरका गाँव निवासी प्रमोद पांडे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सौजन इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इमरजेंसी कक्ष में चिकित्सकों ने आईसीयू में भर्ती करने को कहा। रात 10 बजे आईसीयू में जाने के बाद प्रमोद ने जैसे ही बेड पर लेटा तो फिर उसके बाद उसको करंट लगने लगा। इसके बाद दूसरा बेड को चेक किया गया तो फिर उसमें भी करंट था। जब पूछे जाने पर उपस्थित नर्सों ने बताया है कि कई दिनों से बेड एवं अन्य जगहों पर करंट आ रही है। कभी कभी करंट आता है। आईसीयू इंचार्ज चंदन कुमार ने बताया है कि करंट आने की सूचना प्रबंधन हेमंत राजन को दी गई है। आईसीयू के बेड में करंट आने के कारण मजबूरन मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया है और वहाँ पर इलाज किया गया है। आपको बता दूं कि आईसीयू में एसी तक नहीं चल रहा था। ड्यूटी पर रही चिकित्सा डॉक्टर देवाश्री गायब थी। जब पूछे जाने पर कर्मियों ने बताया है कि चिकित्सा डॉक्टर देवाश्री का ड्यूटी है परंतु वे अब तक नहीं आई है। आपको बता दूं कि आईसीयू में मरीजों के प्रति हो रही लापरवाही के बड़े हादसा का कारण बन सकता है। इस पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार मजदूरों के बच्चों के लिए बड़ी सुविधा देने जा रही है। जब मजदूरों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जहां नवोदय विद्यालय की तर्ज पर पठन पाठन की सुविधा मुहैया होगी। जब पहले चरण में पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर में ऐसे विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। श्रम संसाधन विभाग ने प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है और उसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए जल्द भेजा जाएगा। जब प्रस्ताव के मुताबिक ये आवासीय विद्यालय प्रमंडल मुख्यालय में स्थापित होंगे। विद्यालय के लिए 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उसमें क्लासरूम, छात्रावास, खेल मैदान और पुस्तकालय और दूसरी व्यवस्था होगी। पटना और दरभंगा में विद्यालय भवन के लिए भूखंड चिन्हित कर ली गई है। केवल अधिग्रहण का काम बाकी है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिवान से, जहां मंदिर में जलाभिषेक से पहले ही बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी मिल रही है कि शिव मंदिर का गेट खुलते ही भगदड़ मच गई, जिससे पूरे मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जहां वहीं इस भगदड़ में 2 महिला की मौत हो गई। यह मामला बिहार के सिवान जिला के प्रसिद्ध मेहदार शिव मंदिर का है, जहाँ सुबह मंदिर खुलते ही पहले जलाभिषेक करने की होड़ में मंदिर के अंदर प्रवेश करने के दौरान ही भगदड़ मच गई। इस हादसे में 2 महिला की जान चली गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई से बिहार में अच्छी बारिश के आसार हैं। फिलहाल बिहार के कई इलाकों में बूंदाबूंदी की हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 20 जुलाई से झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश न होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है। इससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को बिहार के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने 20 जुलाई से बिहार में मौसम का तेवर बदलने के आसार बताए हैं। दरअसल बिहार में अच्छी बारिश हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, जहाँ साथ ही लोगों को तीखी धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब बिहार में खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने 18 और 19 जुलाई को बूंदाबूंदी की संभावना जताई है। वहीं 20 और 21 जुलाई को बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, जहाँ साथ ही साथ किसान भी राहत की सांस लेंगे। जब मानसून पर निर्भर रहने वाले फसलों के लिए ये बारिश काफ़ी अहम होगी। आपको बता दूं कि धान की खेती के लिए पानी की भारी मात्रा में ज़रूरत होती है। अभी भी अगर अच्छी बारिश हो जाए तो फिर धान के फसल लहलहा उठेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान बिहार में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक राजधानी पटना में 191 नए संक्रमित मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 683 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए संक्रमित मामले के साथ ही बिहार में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2375 हो गई है। जब बीते 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 1,24,911 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें 417 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। संक्रमण के नए मामले पटना में 191, मुजफ्फरपुर में 16, खगड़िया में 10, भागलपुर में 19 और बेगूसराय में 9 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सहरसा में 14, गया
गया में 21, नालंदा में 12, सारण में 14, सुपौल में 12, समस्तीपुर में 5 और भोजपुर में 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना प्रदेश का यानी कि बिहार का सबसे संक्रमित जिला रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में इन दिनों नैरोबी मक्खी के संक्रमण से लोग सहमे हुए हैं। बिहार के किशनगंज जिला में काफी संख्या में मक्खी के संक्रमण मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। यह मक्खी के काटने से बचने के संबंध में सरकार निर्देश भी जारी कर रही है। पिछले दिनों सिक्किम के इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 छात्र नैरोबी मक्खी के संक्रमित होने के बाद सभी के त्वचा पर दाने पड़ गए। हालांकि बाद में कुछ बच्चे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन इसका प्रकोप अब बिहार की तरफ बढ़ गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मक्खियों के काटने से त्वचा पर जलन पैदा होती है। काटते वक्त मक्खी पेड्रिक नामक अम्लीय पदार्थ का रिसाव करती है। इस पदार्थ से आदमी अंधा भी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने ऑनलाइन फिरौती की मांग की। घटना बिहार थाना क्षेत्र के धनेश्वर घाट मोहल्ले की है। अपराधियों ने यहां से दिन दहाड़े फिरौती के लिए किशोर का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने उसके परिवार वालों से 2 लाख रुपए की मांग की। परिजनों ने इतने पैसे देने में सक्षम नहीं थे। फिर किसी तरीके से बदमाशों से 20,000 रुपए देकर के किशोर को छुड़ाने की बात तय हुई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने फिरौती की रकम कैश में लेने से इनकार कर दिया। अपराधियों ने परिवार वालों को ऑनलाइन 20,000 रुपए देने को कहा। ये उनके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उन्होंने फिरौती का रकम ऑनलाइन दे दिया। इसके बाद बदमाशों ने किशोर को छोड़ दिया। हालांकि छोड़ने से पहले बदमाशों ने किशोर के द्वारा विरोध करने पर उसे बेल्ट और पिस्तौल के बट से पिटाई की। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग बिहार सरकार से की है। जब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएफआई के सांप्रदायिक द्वेष और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। जब बिहार सरकार को केंद्र से परामर्श करके इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब पीएफआई इस्लामी छात्रों के संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है। इससे सीमावर्ती प्रदेश बिहार और पूरे देश की सुरक्षा को खतरा बड़ा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस दहशतगर्दी साजिश में लिप्त पीएफआई को बढ़ावा देती रही है। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार सत्ता में आई, इसने साल 2013 में पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 16 से कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दंगा करने से संबंधित 176 मुकदमे दर्ज किए थे। कांग्रेस सरकार के फैसले से कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पीएफआई के लोगों का दुस्साहस बड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की बेरुखी के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। जब बारिश की कमी की वजह से धान की रोपनी भी नहीं हो पा रही है। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसानों के मसीहा बन गए हैं। जहां तेजस्वी यादव ने किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्या जानने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे बिहार भर में खेती किसानी का संकट है, लोग प्लान करने पर मजबूर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि किसानों से संवाद करके उनकी समस्याओं को जाना। जब बिहार के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई, जब बिहार के 62% से अधिक सरकारी नलकूप खराब है, जब बिहार में खेती किसानी का संकट है, लोग प्लान कर रहे हैं, सूखे के कारण कहीं धान रोपनी में देरी होती है तो कहीं खेतों में ही धान के बिचड़े सूखने लगते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को डीजल अनुदान मिल नहीं रहे हैं, डबल इंजन सरकार किसानों की समस्या पर अविलंब ध्यान दे। दरअसल बारिश की कमी से फसलों को क्षति होने की आशंका बढ़ गई है। यदि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश नहीं हुई तो फिर खेतीबाड़ी के लिए गंभीर समस्या सामने आ सकती है। जब बिहार में खेती का ज़्यादातर हिस्सा मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, ऐसे में अच्छी बारिश नहीं होने से खेती के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार हैं। इसी बीच अब तेजस्वी यादव किसानों के साथ संवाद करके उनकी समस्या जानने पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म स्थान बख्तियारपुर के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। भाजपा कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि वे चाहते हैं कि अब मुजफ्फरपुर के साथ बाबा गरीबनाथ धाम को जोड़ दिया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि मुजफ्फरपुर शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर बाबा गरीबनाथ के नाम से स्वागत द्वार बने। श्रावणी मेले पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने साथ में सुल्तानगंज के साथ बाबा अजगैबीनाथ का नाम जोड़ने की भी मांग रखी है। मंत्री रामसूरत राय ने
इस मौके पर कहा है कि राज्य के यानी कि बिहार के अन्य शहरों के साथ भी वहां के प्रसिद्ध मंदिर का नाम जोड़ा जाए, जैसे सुल्तानगंज के साथ बाबा अजगैबीनाथ का नाम जुड़े। मंत्री ने कहा है कि बिहार के 18 धार्मिक स्थलों में 14 को ही राजकीय दर्जा मिला है, इनमें बाबा गरीबनाथ का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री से चर्चा करके बाबा गरीबनाथ मेले को राजकीय दर्जा दिलाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत कल पटना पहुंचे। जब बिहार में किसानों की स्थिति को लेकर के राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बिहार में किसानों की स्थिति बेहद खराब है। यहां सूखे की समस्या से बिहार के ज़्यादातर हिस्से में किसान परेशान हैं और वे बिहार के किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। राकेश सिंह टिकैत ने ऐलान किया है कि वे बिहार में किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि बिहार के लोग पूरे देश दुनिया में मजदूरी का ही काम करें। अपने ही राज्य में अगर फसल का सही भाव मिले और रोजगार के साधन उपलब्ध हो तो फिर किसी को दूसरे राज्य में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी लड़ाई बिहार के लोगों को अब शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसानों को एकजुट करने के लिए जितने भी छोटे बड़े संगठन है सभी से मुलाकात करेंगे और अक्टूबर महीने से वे अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि बिहार में जो भी छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं सभी को एकजुट करके बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के किसान आंदोलन में बिहार के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बिहार के किसानों से एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर आंदोलन नहीं होगा तो फिर किसानों को भाव नहीं देगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे में वे किसानों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनके संबंध में केंद्र सरकार के पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को एकजुट करके बिहार में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। बिहार विधायकों के लिए बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग व्यवस्था की गई थी, जो वोटिंग कल हुई। जहाँ सभी 242 विधायक वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान देकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिर गए हैं। जहाँ वहीं इस दौरान कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग देकर के लौटे भाजपा के बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी उनके बयान को लेकर के कहा है कि इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में नौवीं फेल को कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। भाजपा विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर लें, उसके बाद सभी उनके बयान को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो थोड़ा बहुत सीरियसली लिया जाता है वह उनके पिता के कारण है, वरना उनका कोई महत्व ही नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के 242 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जब वही बिहार से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दिल्ली में मतदान किया। जब मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के कारण उन्हें मतदान से वंचित होना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। अब एसबीआई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच किसानों की आय करीब करीब दोगुनी हो चुकी है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार बीते 5 वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों की आमदनी 1.3 से 1.7 गुना तक बढ़ गई है। इस दौरान अनाज का निर्यात भी बढ़कर के $50 अरब पहुंच गया है। जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में नकदी फसलों की खेती करने वालों किसानों की आमदनी तो दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है। जहां इसमें महाराष्ट्र के सोयाबीन की खेती करने वाले किसान और कर्नाटक के कपास की खेती करने वाले किसान शामिल है। एसबीआई की मुख्य अर्थशास्त्री सौम्या क्रांति घोष का कहना है कि किसानों ने पारंपरिक फसलों के बजाय नकदी फसलों की खेती पर ज़्यादा जोर दिया, जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिली। इतना ही नहीं, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान भी अब 5 साल पहले के 14% से बढ़कर के 18% पर पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी कोरोना महामारी की वजह से भी आई है, क्योंकि पिछले 2 साल में औद्योगिक गतिविधियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कई बार बढ़ाया है, जिससे किसानों की आय में सीधे तौर पर इजाफा हुआ।
दोस्तों बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किसी भी नागरिक के खिलाफ गाली गलौज के लिए नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जब कोर्ट ने मामले को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पूरी आज़ादी दी है। जब सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट शेयर करने को लेकर के जौनपुर के मीरागंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी देता है, पर इस अधिकार का प्रयोग किसी भी नागरिक के खिलाफ गाली गलौज या फिर अपमानजनक टिप्पणी के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी मंत्री के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब कोर्ट ने न सिर्फ प्राथमिकी को रद्द करने से मना कर दिया, बल्कि अब मामले को लेकर के अधिकारियों को कार्रवाई करने को भी कहा गया है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जब कोर्ट का मानना है कि प्राथमिकी अपराध को अंजाम देने का खुलासा करती है, इसलिए प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। यह कोर्ट के मुताबिक न तो किसी नागरिक और न ही किसी देश के पीएम या फिर किसी मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जहां इस दौरान मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जब तेजस्वी यादव की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो उस दौरान पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव का हालचाल पूछा और तेजस्वी को वजन कम करने की सलाह दी। वहीं अब लगता है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह को सीरियसली ले लिया है और इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव रविवार को अपने सहयोगियों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उन्होंने इसका वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है और वीडियो में वे बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो भी शेयर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिंदगी हो या फिर खेल, जीतने के लिए हमेशा खेलना चाहिए। जितना अधिक आप आगे के लिए योजना बनाते हैं, उतना ही आप मैदान पर प्रदर्शन करते हैं। एक समय के बाद बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाने में मजा आता है। जहाँ ये तब अधिक संतोषजनक होता है जब ड्राइवर, रसोईया, स्वीपर, माली और देखभाल करने वाले आपके साथी हो या फिर और आपके हित और बॉल आउट करने के लिए उत्सुक हो। तेजस्वी यादव का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव क्रिकेट का हर एक शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय महेंद्र सिंह धोनी का पसंदीदा शॉट हेलीकॉप्टर शॉट भी तेजस्वी यादव ने यार्कर गेंद पर लगाया। क्रिकेट खेलते उस समय तेजस्वी यादव खुद कमेंट्री भी कर रहे थे। जब बैटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने बॉलिंग भी हाथ आजमाया। तेजस्वी यादव क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। जब तेजस्वी यादव पूर्व में पेशेवर क्रिकेटर भी रह चुके हैं और IPL का हिस्सा भी रह चुके हैं। साल 2008 और 2009 में वह दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम का हिस्सा भी थे। जब वहीं तेजस्वी यादव झारखंड की अनुयायी भी कर चुके हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।